जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 8 जुलाई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर। और गाइज, ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर जो है वो आप कॉन्टैक्ट करिए। और यहाँ पर प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप जरूर जो है वो बैचेस को ज्वाइन करें। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है और हर साल हमारे कोर्सेज अपडेट होते हैं। और ये है गाइज हमारे आज के टॉपिक्स, जिनको एक एक करके हम लोग कवर अप करेंगे। तो आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर जो है बैठिएगा। जो भी चीज मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा उसको आपको नोट डाउन करनी है और आपको फोकस करना है सिर्फ मेरी बातों पर। जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उस चीज को सुनने के ऊपर आपको फोकस करना है। गॉट इट? तो ये सब टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो, कल मेरे पिताजी का बर्थडे था तो विश किया, तो मैंने उनको भी बताया इसके बारे में। आयुषी सिंह का आंसर आया है, दीपशिका सिंह का आंसर आया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुशल सिंगल, वेरी गुड। सत्वा द वे ऑफ लाइफ आईडी से आंसर आया। समीर भटनागर, वेरी गुड। गोल्डी एलेक्स, बहुत शानदार। श्वेता यादव, बहुत बढ़िया। ईशा ठाकुर, बहुत बढ़िया। ईशा, अभी थोड़ा सा जो है वो ऑक्यूपाइड जो है वो चल रहा हूँ। यू नो मैं किस बारे में जो है आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको खुद से जो है वो करूंगा कांटेक्ट, यू डोंट वरी। आयुषी सिंह, दीपशिका सिंह, वेरी गुड। प्रीति मिश्रा, आयुष गुप्ता, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। बस ऐसी रेगुलरिटी जो है मेंटेन रखिए। जो भी चीज मैं पढ़ाते पढ़ाते पूछता हूँ, जो भी क्वेश्चंस, ट्राई करिए उसका जो है वो प्रॉपर तरीके से आंसर जो है वो देने की, है ना? चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी पर्टिकुलर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखो यार, ये वाला जो टॉपिक है इसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है। अगर कोई चीज आएगी काम की तो मैं आपको बता दूंगा, वो नोट डाउन कर लेना। तो आप सभी लोग जो है वो जानते हो कि हमारी कंट्री आज की डेट में डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा मात्रा में युवा हम लोग को देखने को मिलती है, युवा पॉपुलेशन। बट ये जो यूथ की पॉपुलेशन है ये आगे चल के क्या हो जाएंगी? ओल्ड हो जाएंगी, बुजुर्ग हो जाएंगी। यस। तो हम आने वाले समय में एजिंग पॉपुलेशन से गुजरने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहां पर ओल्ड एज लोगों की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होने वाली है। यस। और जब ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा होती है किसी कंट्री के अंदर, दैट मींस कि उस कंट्री के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है। और इसका मतलब है कि सरकार सोशल सर्विस में जो है वो ज्यादा पैसा जो है वो करेगी। हेल्थ केयर सेक्टर पर ज्यादा पैसा खर्च होगा, राइट? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा लोगों की तरफ से कम होगा, क्योंकि ये जो ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वर्किंग एज पॉपुलेशन से आगे निकल जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ कि वर्किंग एज पॉपुलेशन किसको हम लोग बोलते हैं, कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक की पॉपुलेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है, जिसके बारे में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो आप प्रॉपर आंसर इसका बताओ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, देखते हैं किसको पता है। तो ये जो टॉपिक है ये एक ऐसा मुद्दा है जो फ्यूचर में इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। हेल्दी एजिंग, यानी मतलब हमारी आने वाले समय की पॉपुलेशन जो है वो बुजुर्ग होने वाली है, राइट? और हमें उस पॉपुलेशन को जो है वो हेल्दी रखना है, ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बुजुर्ग हो रही है और वो अगर हेल्दी नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखो हेल्दी एजिंग फ्रेमवर्क, हम एक ऐसे ढांचे पर काम करेंगे कि बुजुर्ग वाली पॉपुलेशन को हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें। अगर वो स्वस्थ नहीं होंगे, वृद्ध अवस्था में वो अगर स्वस्थ नहीं होंगे, तो वो प्रॉपर तरीके से डिपेंडेंट बनेंगे और वो बर्डन बनेंगे बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो मेनली खर्च जो होगा वो उनकी हेल्थ को ठीक करने के लिए होगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए आज से ही प्रिपेयर जो है वो किया जाए पूरी चीजों को। और गाइज, आज की डेट में तो आई एम लिटरली टेलिंग यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर यू गाइज ऑल्सो। आप लोग के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आप लोग जो है वो कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ के लिए जो है वो हेल्दी चीजें लिया करो, हेल्दी चीजें इनटेक जो है वो किया करो। जो भी खाना खाओ ट्राई करो कि हेल्दी जो है वो होना चाहिए। क्योंकि अब मैं आपको जनरली बता रहा हूं, मैं तो बहुत सालों से कोशिश कर रहा था
कि हेल्दी हैबिट्स जो है वो अपनाने की, बट अब मैंने जेन्युइनली जो है वो शुरू कर दिया है। मैं खुद आज की डेट में जो है वो काफी सारे सप्लीमेंट्स जो है वो लेना मैंने शुरू कर दिए, बिकॉज वी नो अबाउट इट कि हमारे फूड में उतना प्रॉपर न्यूट्रिशन होता नहीं है, राइट। और आप लोग तैयारी कर रहे हो एग्जामिनेशन की, आप प्रॉपर एक्सरसाइज किया करो रेगुलर बेसिस पर, फूड हैबिट्स अपने अच्छे रखा करो, बिकॉज योर गट यानी कि योर आपका जो पेट है वो आपका सेकंड ब्रेन होता है, राइट। जो भी आप खाओगे ना वैसे आपकी बॉडी बनेगी, तो अच्छा खाओ, राइट, हेल्दी रखो अपने आप को। और ये टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है कि बुजुर्गों की पॉपुलेशन को हेल्दी रखा जाए, और वो तभी पॉसिबल है जब जो बोलते हैं ना कि 30s 40s 50s की एज में जो लोग जो रहते हैं वो अगर अपनी हेल्थ पर फोकस करना शुरू करें तो उनका बुढ़ापा जो होगा वो अच्छा होगा। अगर 30s 40s 50s की एज में अगर अपनी हेल्थ पर काम नहीं किया ना, तो बुढ़ापे में जो है वो बड़ी डॉक्टरों के चक्कर, हॉस्पिटल्स के चक्कर ही लगाने पड़ते हैं फिर, राइट। तो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, तो ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। हम इसमें बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के नए इनिशिएटिव भारत स्टडी के बारे में, जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये लिख लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इन्होंने लॉन्च किया है भारत स्टडी बायोमार्कर ऑफ हेल्दी एजिंग रेजिलियंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशंस। अब देखो इसमें आप ब्रैकेट में जो है वो लिख देना हेल्दी एजिंग फ्रेमवर्क, ब्रैकेट में ये ऊपर वाला पॉइंट लिख देना हेल्दी एजिंग फ्रेमवर्क, स्वस्थ वृद्धावस्था संरचना, और ये पूरा लिख लो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने जो है वो भारत अध्ययन, भारत स्टडी जो है वो शुरू किया, और इसका फुल फॉर्म पूरा लिख लेना। और इसके बाद ब्रैकेट में स्वस्थ वृद्धावस्था संरचना, मतलब कुल मिलाकर ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसी स्टडी है कि जिससे कि हम बुजुर्गों की पॉपुलेशन आने वाले समय में उनको हेल्दी रख सके। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बस इतना समझना है इस टॉपिक के अंदर और कुछ नहीं है। अब ध्यान से सुनो जो चीज मैं बता रहा हूं। तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने हाल ही में एक स्टडी लॉन्च की जिसका नाम है भारत स्टडी। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बायोमार्कर ऑफ हेल्दी एजिंग रेजिलियंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया स्पेसिफिक एजिंग बेंचमार्क एस्टैब्लिश करना। क्या आपको लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के हेल्थ स्टैंडर्ड्स इंडिया के लिए सुटेबल है? बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। वेस्टर्न कंट्रीज में जो हेल्थ स्टैंडर्ड है क्या वो इंडिया के हिसाब से सुटेबल है? बिल्कुल नहीं। हर एक जगह जो होते हैं ना उसके लोग, जैसे कि आपको पता है कि किस किस ने इंडिया जीनोम का नाम सुना है? किस किस ने इंडिया जीनोम का नाम सुना है? हमारा एक इनिशिएटिव है जिस इनिशिएटिव के तहत हम लोगों ने पूरे इंडियन पॉपुलेशन का जेनेटिक वो जीनोम डेटा जो है वो कलेक्ट किया है, जेनेटिक डेटा जो है वो कलेक्ट किया है, पूरा जीनोम कलेक्ट किया है, यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए हमारी कंट्री के अंदर। जैसे कि आप देखेंगे साउथ इंडिया में जो पॉपुलेशन रहती है उनका स्ट्रक्चर आपको अलग दिखाई देगा। नॉर्थ इंडिया में हिमाचल साइड में आप देखोगे लोग जाड़े होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, राइट, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो एनवायरमेंट के हिसाब से हमारी बॉडी जो है वो डेवलप होती है। यस कम ऑन, ये चीज तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो आप सोचो वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों का हेल्थ स्टैंडर्ड क्या इंडिया के अकॉर्डिंग हो पाएगा? नहीं। यस, इंडिया का हेल्थ स्टैंडर्ड डिफरेंट ही होना चाहिए। तो स्टडी का पर्पस यही है कि एक रेफरेंस डेटाबेस बनाना जिसमें इंडिया की जेनेटिक, एनवायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि अब तक हेल्थ केयर सिस्टम में हम मोस्टली वेस्टर्न डेटा पर डिपेंड करते हैं जिससे डायग्नोसिस में गलतियां होती हैं, क्योंकि इंडियन लोगों का जेनेटिक डेटा अलग है, इंडियन लोगों के जीन्स अलग हैं कंपैरेटिव टू वेस्टर्न पीपल। अब एक अंग्रेज को जो है वो लेकर आ जाओ, दिल्ली में घुमाओ, उसको खास खास के मर जाएगा बेचारा है। वहीं किसी इंडियन को जो है वो दिल्ली ले जाओ, उसको लगेगा वाह यार क्या बढ़िया जगह पे आ गया हूं मैं, कंफर्टेबल बिल्कुल है। हम इंडियंस तो ऐसे हैं कि जब पेट्रोल की खुशबू भी हमें, मतलब जो स्मेल जो होती है जिससे लोग भागते हैं कि अरे शिट कितनी खतरनाक है, सर दुखने लगा, ऐसा हो जाता है। हम इंडियंस को तो बैठा के पेट्रोल सूंघाओ। हम इंडियंस पेट्रोल के नशे जो है वो करते हैं सूंघ के, हैं थिनर जिससे नेल पेंट जो है वो रिमूव किया जाता है उसको सूंघा जाता है, रुमाल में जो है वो डाला जाता है, सूंघा क्या उसको तो मुंह से जो है वो नेल किया जाता है। ऐसे नशे होते हैं, जैसे ये रुमाल है ना, रुमाल में बढ़िया उसको जो डाला, ऐसे करके नशे होते हैं। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा कैसे बता सकते हो? पता है इसलिए बता सकते हैं हर एक चीज के बारे में। और वही किसी फॉरेनर को करा दो ये,
फॉरेनर हमारे यहाँ आया था, भांग की गोली जिसको अंटा बोलते हैं, भांग का अंटा बेचारे ने वो खा लिया था, उसके बाद परेशान हो गया, उसको इन्फेक्शन हो गया, उसकी हालत जो है वो खराब हो गई है। तो हमारा ऑब्वियस सी बात है इम्यून सिस्टम डिफरेंट है उनके इम्यून सिस्टम से, तो उनके हेल्थ रिकॉर्ड के आधार या हेल्थ स्टैंडर्ड के आधार पर हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे डायग्नोस कर पाएंगे है? जो उनके लिए जहर है वो हमारे लिए मसाला है राइट? तो दिस इज द पॉइंट। तो ये स्टडी काफी अच्छी स्टडी है जो बेसिकली फोकस कर रही है किस चीज के ऊपर, कि हम अपने डेटा, हेल्थ का डेटा प्रॉपर जो है वो तैयार करें जीन्स जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग। चलिए, तो ये चीज तो आप जो है वो समझ चुके, मुझे आप लोग को जो है वो बताने की जरूरत नहीं है कि हेल्दी एजिंग का मतलब जो है वो क्या है, ये बात आप जानते ही हो राइट, कि भाई एक व्यक्ति जो है वो अपनी एल्डर लाइफ में, लेटर लाइफ में जो है वो बेटर रहे राइट, क्वालिटी लाइफ जो है वो जिए, ना कि सिर्फ जी रहे हैं, क्वालिटी लाइफ जिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसमें काफी सारे फैक्टर जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। इंडिया में एजिंग का चैलेंज की अगर बात करें तो इंडिया में एजिंग जो है वो काफी फास्ट हो रही है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो थोड़ा सा ध्यान में वैसे रखने की तो आवश्यकता नहीं है। बताया ही रहता है कि 2050 तक 20% इंडियन पॉपुलेशन, 20% इंडियन पॉपुलेशन लिख लो वैसे वाला, मेंस के लिए सही रहेगी, यानी अप्रोक्सीमेटली 319 मिलियन लोग 60 प्लस एज के होंगे। 20% आप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। ये 319 मिलियन मत लिखो, ये लिख लो बाय 2050। अब आपको ये याद भी रखना है, सिर्फ लिखना नहीं है, अगली बार आपसे पूछूंगा मैं तो आप लोग बताएंगे कि 2050 तक इंडिया के अंदर 20% लोग 60 से ज्यादा होने वाले हैं। अब सोचो ये चीज जब आप किसी से बात करते समय ये डेटा निकालो तो कितना अच्छा लगेगा कि हाँ यार आप तो जो है वो काफी टैलेंटेड हो। यही वो रहता है ब्यूरोक्रेट की क्वालिटी की, जब वो बात करते हैं अपना मुंह खोलते हैं तो वो बिल्कुल फैक्चुअल डेटा के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ मुंह खोलते हैं, वरना चुप रहते हैं। पार्किंसन डिजीज बड़ी खतरनाक डिजीज होती है, भूलने लगता है ना इंसान इसमें चीजों को राइट। 168% और डेमनीशिया 200% तक बढ़ने का एस्टिमेशन है। तो ये लिख लेना, पार्किंसन डिजीज हो गई, डेमनीशिया हो गया। तो ये सब जो बीमारियां जो होती हैं ओल्ड एज में हम लोग को जनरली देखने को मिलती हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। और सिर्फ 28% बुजुर्ग लोगों को फॉर्मल पेंशन मिलती है, तो इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं राइट। देखो ये लिखा हुआ है, तो ये कहानी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अगर हमने टारगेट जो है वो नहीं किया ना एल्डरली पॉपुलेशन के ऊपर, तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। हेल्दी एजिंग जो है मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि उसका मतलब जो है वो क्या है, तो उसमें आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इतनी। चलिए आइए, अब इसके फीचर जो है वो जानना है क्या, तो उतना कुछ खास नहीं है, बट फिर भी अच्छा, इंडिया के अंदर एक ये वाली चीज जो है वो बड़ी काम की है। ये चीज इंडिया को जो है वो क्यों अपने खुद के एजिंग स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है यार, कंपैरेटिव टू डेवलप कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया के अंदर बचपन से वो चीज नहीं है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन पर ध्यान दो। अभी अभी शुरू हुई है ना, आपको ऑलरेडी पता है। पीएम पोषण स्कीम जो हम लोग को है वो देखने को मिलती है, वो सब चीजें शुरू की जा रही है, नहीं मिड डे मील स्कीम्स वगैरह, फूड फोर्टिफिकेशन पर हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। अभी अभी हमने काम करना शुरू किया है लोगों के न्यूट्रिशन पर। पहले तो सिर्फ हम इस पर काम करते थे कि 2 वक्त की रोटी लोगों को मिल जाए, यानी कि पेट भर जाए राइट, बट अब हम फोकस कर रहे हैं कि लोगों को बैलेंस्ड मील मिले। तो ये अभी से हमने शुरू किया, जो वेस्टर्न कंट्रीज ऑलरेडी काफी समय से 2-3 जनरेशन से जो है वो ऑलरेडी चल रही है उनके यहाँ, तो उनके यहाँ पे लोग जो है वो हेल्दी हैं राइट, कंपेरेटिव टू इंडियंस अगर हम बात करें। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ पर जो है वो खुद का हमारा स्टैंडर्ड जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी सारे इंडियंस स्पेशली वेजिटेरियंस B12 डेफिशिएंट होते हैं राइट, वेस्टर्न नॉर्म्स के अकॉर्डिंग राइट। B12 डेफिशिएंसी होती है ना, कि विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी इंडियंस में जो है वो जनरली देखने को मिलती है राइट। ठीक है, बस यही सब चीजें हैं। और भारत स्टडी के सामने कुछ मेजर चैलेंजेस भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में। जैसे डेटा की कमी है, तो बस वही डेटा की कमी को फुलफिल किया जा रहा है। बुजुर्ग लोगों का हॉस्पिटल्स और स्क्रीनिंग, मतलब बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स और स्क्रीनिंग कराने से डरते हैं कि भाई हमें नहीं जाना हॉस्पिटल, हमें मार तो नहीं दिया जाएगा, ये होता है ना। ये मिसकंसेप्शन लोगों में काफी ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, सैंपल्स जो है वो सही समय पर कलेक्ट नहीं किए जा सकते, क्योंकि कई बार
जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, चलने की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम, है ना, वेरियस प्रॉब्लम्स, तो वो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते। तो वो पहुंच नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम लोग जो है वो ऑफिशियल्स को, इंटर्न्स को जो है वो उन तक पहुंचाएं। ये तो कर सकते हैं ना इस इनिशिएटिव के थ्रू। बट ठीक है, फिर भी इन्होंने अच्छा किया। भारत स्टडी काफी अच्छा इनिशिएटिव है। ये इंडिया का पहला मल्टी डायमेंशनल बायो बैंक है। ठीक है। ऐसे ही एक लाजी सर्वे हम लोग को देखने को मिलता है, लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। ये फैक्ट भी ध्यान में रख सकते हो आप, लाजी सर्वे, वैसे ये आता रहता है न्यूज में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ऐसे ही एक नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली हम लोग को देखने को मिलता है। फिर इसके बारे में तो आप जानते ही हो, जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना, आयुष के तहत ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। बस यही था, इस टॉपिक के अंदर कुछ नहीं था। इस टॉपिक के अंदर मेनली ये है कि भाई हम आपको ये ध्यान में रखना है कि 2050 तक 60 से ज्यादा हमारी 60 से ज्यादा एज की हमारी जो पॉपुलेशन है वो 20% के लगभग होने वाली है। तो हमें बेसिकली उनको हेल्दी रखने के लिए एक प्रॉपर जेनेटिक डेटा जो है वो रखना जरूरी है। तभी तो कौन सी दवाई किस पे असर करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो तभी पता लगेगा जब एक प्रॉपर जेनेटिक डेटा हमारे पास जो है वो अवेलेबल हो। दैट्स इट। चलो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा ये टॉपिक है। नीति आयोग ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट रिलीज की है, केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडिया पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। हालांकि एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं, बट फिर भी जो है वो लिख लो कि नीति आयोग की जो है वो कौन सी रिपोर्ट है। नीति आयोग की रिपोर्ट का नाम वैसे आएगा नहीं ये वाला क्वेश्चन, बट फिर भी लिख लो इन केस बाय चांस आ जाए तो इसका आंसर दे पाओ आप। तो नीति आयोग की एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया को ग्लोबल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना है। यानी कि ग्लोबल लेवल पर हम लोग केमिकल्स जो है वो तैयार करें और उसको एक्सपोर्ट करें। टारगेट लिख सकते हो आप कि हमारा टारगेट जो है वो ये है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये वाला टारगेट जो है, अरे यार ये शिफ्ट हो गया क्या, एक मिनट रुकना, यस, हाँ। तो ये देखो, ये हमारा जो है वो टारगेट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। गॉट इट। 2040 तक 1 ट्रिलियन US डॉलर का केमिकल आउटपुट। फिर इसके अलावा ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे कि 12% ग्लोबल वैल्यू चेन का शेयर। तो ये चीज है। अभी इनिशियल गोल हम लोग को 2023 का जो है 2030 का, सॉरी, वो ये है कि 5 से 6% ग्लोबल वैल्यू चेन में शेयर अब हमारा होना चाहिए और 7 लाख जॉब जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए। चाहो तो लिख लो यार, चलो पूरे लिख लो ये पूरा हमारा टारगेट हम लोग को ये कुछ इस प्रकार का जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, केमिकल सेक्टर में आपको क्या लगता है कि जैसे अभी तक तो आपने देखा केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, तो ये क्या होगा, इससे क्या है ये केमिकल इंडस्ट्री, को मुझे समझा सकता है, बता सकता है कमेंट बॉक्स में अभी के अभी, वीडियो को पॉज करो, अभी के अभी बताओ जरा क्या है ये केमिकल इंडस्ट्री, होती क्या है ये, किस किस इंडस्ट्री को हम लोग केमिकल इंडस्ट्री कहते हैं। सुन तो रहे हो आपकी, केमिकल इंडस्ट्री में हम लोग को जो है वो पावरफुल बनना है, राइट, सबसे आगे निकलना है। क्या है ये, बताओ, देखते हैं कौन बताएगा इसका आंसर। तो इंडिया अभी दुनिया की 6th लार्जेस्ट और एशिया की 3rd लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है, पॉइंट टू बी नोटेड। और मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 7% ये सेक्टर कंट्रीब्यूट कवर करता है, कंट्रीब्यूट करता है, कवर करता है 7% हमारी जीडीपी का। बट कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ऑब्वियस बात है कि एमएसएमई का डोमिनेंस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि बड़ी वो नहीं है, बड़े स्केल पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, कि एक इंडस्ट्री बड़े स्केल पे काम नहीं कर पा रही। जो क्लस्टर्स हैं, जो छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज एमएसएमई की हम लोग को देखने को मिलती है, वो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब स्टेट्स तक ही सीमित हम लोग को नजर आती है। देख सकते हो आप थर्ड पॉइंट में 31 बिलियन US डॉलर का ट्रेड डेफिसिट जो है वो देखने को मिला इस इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि नुकसान में अभी भी जा रहे हैं हम लोग। 60% रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट हम लोग करवाते हैं, एपीआई फीड स्टॉक में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ही कम हम लोग पैसा जो है वो खर्च कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है और यही इसका सोल्यूशन। और ये चीज आप जानती हो कि R&D पे कम काम जो है वो हो रहा है, बट इस पे काम करना बहुत जरूरी है। कई बार लीगल प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करनी पड़ती है। 18 महीने तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल पाता कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर। 30% स्किल्स की शॉर्टफॉल है, मतलब कि स्किल्स नहीं है लोगों के पास, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इन सब एरियाज पे। तो जो प्रॉब्लम्स है भाई इसके सोल्यूशंस हैं।
तो मैंने आपसे पूछा था केमिकल किस इंडस्ट्री में यूज होता है, भाई हर इंडस्ट्री में। आप देखो इंडस्ट्रीज कोई भी ले लो आप, राइट, हर एक इंडस्ट्रीज में केमिकल्स का उपयोग है। मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो आप देख लो आप, राइट, मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आप देख लो, उसमें भी केमिकल्स लगते हैं, पेंट्स वगैरह और अलग अलग चीजें, तो हर इंडस्ट्री में है भाई केमिकल्स। ये तो बहुत छोटी बात, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, बट इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो इतने चैलेंजेस के बावजूद हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। ग्लोबल डिमांड ग्रीन और सस्टेनेबल केमिकल की तरफ बढ़ रही है। लोगों को अब आर्टिफिशियल केमिकल, एनवायरमेंट को खराब करने वाले केमिकल्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए नेचुरल केमिकल्स, ग्रीन केमिकल, जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का फायदा उठाकर इंडिया कॉम्पिटिटिव सप्लायर बन सकता है। क्या मुझे आप बता सकते हो कि व्हाट इज दिस चाइना प्लस स्ट्रेटेजी? ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी आपको, चाइना प्लस स्ट्रेटेजी। एक हिंट देता हूं, काफी सारी कंट्रीज चाइना से निकलने का सोच रही हैं। अब आप मुझे बताओ चाइना प्लस स्ट्रेटेजी है क्या? प्लस वन स्ट्रेटेजी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, यूरोपियन यूनियन, आशियान, यूएई, राइट, इनके साथ जो है वो हो सकता है, राइट, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हमारी स्कीम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं, राइट, अलग अलग टाइप की हमारी स्कीम है। केमिकल पार्क्स हम लोग जो है वो तैयार कर रहे हैं। 2030 तक 7 लाख हाई स्किल्ड जॉब जो है वो क्रिएट हो सकती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर के अंदर, राइट। बट चैलेंजेस भी हैं। कच्चे तेल की अगर हम बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, नाफ्था की बात करें, इस पे हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट। ऑयल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ग्लोबल एवरेज से 2 से 3 गुना ज्यादा है हमारे यहाँ। पॉलिसी स्टेबल नहीं है, कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स बताई थी ना वही यहाँ पर लिखी हुई है बस, है ना। इंडस्ट्रीज और अकेडमी के बीच में लिंक नहीं है, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हम लोग ये गैप को जो है वो फुलफिल करने पर टारगेट कर रहे हैं। स्किल्स नहीं है लोगों के पास, तो स्किल्स डेवलप करो, यानी कि जो प्रॉब्लम है भैया वही सोल्यूशन होता है। स्किल नहीं है तो स्किल डेवलप करो, एज सिंपल एज दैट। तो नीति आयोग ने कुछ स्ट्रेटेजिक हस्तक्षेप सजेस्ट किए हैं, मतलब इन्होंने बोला कि भाई इस चीज पर हस्तक्षेप करो, काम करो, तो आप ठीक हो जाओगे। जैसे कि इन्होंने बोला वर्ल्ड क्लास केमिकल हब्स बनाओ, राइट, अपग्रेड करो आपके आउटडेटेड क्लस्टर्स को, डेवलप करो नए हब्स, विजाग, पैरादीप, राइट, दाहेज, इन सब एरियाज में। और फिर आप एक कमिटी बनाओ, राइट, और एक केमिकल फंड जो है वो तैयार करो। ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं, बहुत बेसिक चीज उन्होंने बताई होगी, बस इस रिपोर्ट के बारे में आपको लिखना था, दैट इज पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज आप करो, राइट, सब्सिडी स्कीम जो है वो लेकर आओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा लगाओ, एनवायरमेंटल क्लियरेंस जल्दी जो है वो हो पाए उसके लिए जो है वो काम करो। बस यही चीजें हैं, और क्या है इसके अंदर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बढ़ाओ, दूसरी कंट्रीज के साथ और लिंक्स बढ़ाओ, तब जाकर ये आपके गोल्स है वो आप अचीव कर सकते हो, और कुछ नहीं है। मेनली नीति आयोग की रिपोर्ट ध्यान में रखना। इस रिपोर्ट में टारगेट बताया कि 2040 तक $1 ट्रिलियन का मार्केट जो है वो क्रिएट करना है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। ये फैक्ट बस आपने लिख लिया होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी में हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो देखो इस प्रकार का जब टॉपिक आया ना, तो आप अपॉर्चुनिटी में चाइना प्लस वन जरूर लिख सकते हो कि भाई इंडिया जो है वो अगर ग्लोबल हब इंडिया को बनना है, तो हम अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। आज की डेट में ग्लोबल लेवल पर चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी जो है वो चल रही है कि कंट्रीज जो है वो हट रही है चाइना से, और दूसरी रीजनल, दूसरी प्लेसेस पे जो है वो अपना कंपनीज वगैरह जो है वो, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो सेटअप कर रही हैं, यानी कि चाइना से जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट करके दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ठीक है, अब अगेन ये वाला टॉपिक भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, सुनने वाला मेनली टॉपिक है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी चेयरमैनशिप डिफेंस मिनिस्ट्री करती है। आप सभी लोग जानते ही हैं इसके बारे में। तो अभी डिफेंस मिनिस्टर ने 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल को ग्रीन सिग्नल दे दिया, और सभी 100% इंडिजीनियस सोर्सेज से होंगे। ये मीटिंग ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मीटिंग थी, जिसका फोकस है पाकिस्तान बॉर्डर पर एयर और मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहेंस करना। यानी कि अब हम, मतलब मेनली कुल मिलाकर और भी नए वेपन्स वगैरह जो है वो तैयार जो है वो किए जा रहे हैं, और भी नए डिफेंस के इक्विपमेंट जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, जिसको मंजूरी जो है वो दे दी गई है। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक एक 1,05,000 करोड़ रुपए की ये टोटल वैल्यू प्रपोजल हम लोग को जो है वो देखने को मिला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। और 100% स्वदेशी माल जो है वो तैयार किया जाएगा। सभी प्रपोजल जो है वो बाय इंडिया IDMM के हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी क्लियर कर लिया इंडिया का बिगेस्ट हेलीकॉप्टर डील
62,700 करोड़ रुपए की, जिसमें 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जो है वो लिए जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इससे जुड़ा ये बेसिकली टॉपिक था जो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मेजर प्रोक्योरमेंट में हम लोग जो है वो आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हुए, ऐसी काफी सारी चीजें है ना, सबमर्सिबल ऑटोनॉमस व्हीकल्स हुए, तो ये सब चीजें हम लेंगे। सबसे बड़ी डील 62,700 करोड़ रुपए की, आप देख ही सकते हो। ये हेलीकॉप्टर्स की 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स प्रोक्योर किए जाएंगे HAL से, प्रचंड प्रचंड हेलीकॉप्टर्स, यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, एनीवेज ठीक है। 30,000 करोड़ का अप्रूवल जो है वो दिया गया है 3 रेजिमेंट्स ऑफ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए, QRSAR के लिए। वो सब वैसे लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाय इंडियन इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन IDMM कैटेगरी, ये लिख लो आप ये लिखना बाय इंडियन IDMM कैटेगरी। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कैटेगरी है क्या, तो इस कैटेगरी में यही है कि भाई हम लोग इंडियन ही, स्वदेशी पूरा डिजाइन होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए, नहीं कि 100% स्वदेशी जो माल होता है उसको बाय इंडियन IDMM कहते हैं, IDDM, सॉरी IDDM। एक डी मतलब डिजाइन, दूसरा डी मतलब डेवलप्ड, और M मतलब मैन्युफैक्चर्ड, I मतलब इंडिजीनियसली। तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है और आपको यूज भी करना है कि भाई डिफेंस जो है वो उसका सबसे बेस्ट टारगेट क्या है, तो आप बोलोगे हमारा जो है वो बाय इंडियन IDDM टारगेट है, या IDDM कैटेगरी का हमने टारगेट रखा है। अब सामने वाला जानकार होगा तो समझ जाएगा, और ऑब्वियसली बात है जानकार होगा ही, आप समझदार लोगों से ही बात करोगे, बेवकूफ से तो बात कर नहीं करोगे, है ना। तो ये आपकी पर्सनालिटी डेवलप करता है। अब आप 100% स्वदेशी बोलना भूल जाओ, आप बोलो कि अब हमारा टारगेट है कि हमारी जो कैटेगरी डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट की जो कैटेगरी होनी चाहिए वो बाय इंडियन IDDM कैटेगरी होनी चाहिए। तो जब आप ऐसा बोलोगे ना किसी के सामने या अपने मेंस में लिखोगे, तो आप बताओ मुझे कि 100% इंडिजीनियस पढ़ने पे मजा आएगा, सामने जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, या उसको मजा आएगा कि बाय इंडियन IDDM कैटेगरी पढ़ने मजा आएगा? आप खुद बताओ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। दिस इज द डिफरेंस। यहां खेल खेला जाता है मेंस के आंसर में, और यहां खेल खेला जाता है पर्सनालिटी बनाने में, तभी आपके मार्क्स दूसरों से जो है वो अलग आएंगे, राइट। यही तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिस पर आपने ध्यान दे दिया ना, तो आपका गेम चेंज हो जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं, जैसे आज की डेट में आप 100% इंडिजीनियस ये याद कर चुके ही हो, अब से आप बोलोगे बाय इंडियन IDDM कैटेगरी, तो फिर सामने वाला आपसे पूछेगा जिसको नहीं पता, भाई ये कौन सी कैटेगरी है? अरे 100% इंडिजीनियस यार, इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप मैन्युफैक्चर्ड। जब मेंस में लिखो तो उसके फुल फॉर्म के साथ लिखना। दिस इज द डिफरेंस। तो ऐसी ये देखो, ये 30,000 करोड़ का अप्रूवल जो मैंने अभी आपको बताया क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए, ये सब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को जो है और मजबूत बना रहे हैं। ठीक है। ये HAL हेलीकॉप्टर्स प्रचंड, देखो ये प्रचंड हेलीकॉप्टर्स लिखा है, ये चाहो तो लिख सकते हो। 62,700 करोड़ रुपए की डील, ये स्टेट PSC पूछ सकती है, प्रचंड हेलीकॉप्टर पूछ सकती है आपसे। ये देखो बाय इंडियन IDMM, ये भी आ सकता है। तो अब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, मैं वही चीज आपको बताऊंगा जो आपके लिए काम की होगी बॉस। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को 2001 में स्टैब्लिश किया गया था। DSE से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, लिख लो, लिखो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, DSE, established in 2001। ब्रैकेट में लिख लो पोस्ट कारगिल वॉर, ब्रैकेट में लिखो पोस्ट कारगिल वॉर। पोस्ट कारगिल वॉर के बाद DSE को जो है वो स्टैब्लिश किया गया। इसमें आप लिखो चेयरपर्सन, नेक्स्ट लाइन चेयरपर्सन डिफेंस मिनिस्टर, चेयरपर्सन डिफेंस मिनिस्टर, चेयरपर्सन डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट लाइन में लिखो मेंबर्स, नेक्स्ट लाइन में लिखो मेंबर्स, नेक्स्ट लाइन में लिखो मेंबर्स, और ये पूरे मेंबर्स के नाम जो आपको दिखाई दे रहा है ये लिख लो। ऐसे नोट्स तैयार करना है।
ठीक है, CDS आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ्स। रोल जो है वो CDS का है वो क्या होता है, बस ये रोल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये काउंसिल बताएगी कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है कौन सा नहीं करना, उसका अप्रूवल देगी, बस और क्या है, दैट्स इट। और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। हम लोग फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर उनके ऊपर जो डिपेंडेंट थे उसको खत्म करके खुद स्वदेशी जो है वो माल तैयार कर रहे हैं, मतलब IDDM, बाय इंडिया IDDM। मेक इन इंडिया को पुश मिल रहा है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों का पार्टिसिपेशन जो है वो डिफेंस सेक्टर में जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। बस और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, और हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करने की आवश्यकता है, ये सब चीज बताने की बात की गई है। हमारा कमांड और कंट्रोल, रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग, जॉइंट लॉजिस्टिक, इन सब चीजों में हेल्प करेगा ये नया प्रोक्योरमेंट जो इन्होंने किया है। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो हमारे और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, स्पेशली हमारे बॉर्डर एरियाज पे, राइट। तो स्पेसिफिकली इसके बारे में अभी ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, जो मेन जो काम की चीज थी वो मैंने आपको बता दी। अब अगेन ये वाला टॉपिक बड़ा कॉमन है, सुनने वाला टॉपिक है। RBI ने अब फ्लोटिंग रेट लोन्स पर प्री पेमेंट या फोरक्लोजर चार्जेस हटा दिए, ये आपने सुना भी होगा। कई बार आपको पता है ना कि लोग जो लोन लेते हैं फिर उसके बाद वक्त से पहले जब आप लोन पे करते हो तो उसके भी चार्जेस आपको जो है वो देने पड़ते हैं, वो चार्जेस इन्होंने हटा दिए कि नहीं भाई वक्त से पहले लोन पे कर दो, क्योंकि बहुत NPA बहुत हो रहा है। क्योंकि एक बार लोग विचार करते हैं, मन बनाते हैं कि चलो यार टाइम इसको बंद कर दो। अब जैसे एकदम से किसी का पैसा आया तो व्यक्ति सोचता है कि यार ये बैंक में डाल के बंद कर दो लोन, है ना। अब जब आप जाते हो बैंक में जाके लोन बंद करने, तो बैंक वाला बोलता है इसके चार्जेस लगेंगे बंद करने के। तो सामने वाला व्यक्ति अपनी पेटी उठाता है और बोलता है कि नहीं हम जा रहे हैं भैया वापस। साला पहले वक्त से पहले तो मैं पूरा पैसा दे दे, उस पर भी तुम पैसा काटो हमारे। अब फिर वो व्यक्ति निकल गया, उसने कहीं और पैसा दे दिया, अब उसका पैसा डूब गया, फिर उसने बैंक को लोन नहीं लौटाया, वो बैंक का अकाउंट हो गया NPA। इस चीज से बचने के लिए RBI ने बोला कि भैया ये क्या गलत पॉलिसी चला रहे हो, सामने वाला व्यक्ति आकर एक बार में लोन तुम्हारा बंद कर रहा है तो ले लो ना पैसा, आती हुई लक्ष्मी को मना करोगे तो यही होगा। तो RBI ने बोला कि बेटा अब कोई फोरक्लोजर चार्ज नहीं, जिसको पास कहीं से भी पैसे की व्यवस्था हुई आप लाकर पूरा पैसा रख दो। बल्कि मेरा तो कहना यह है उल्टा थोड़ा सा और राहत दे देनी चाहिए बैंकों को, जब कोई एक बार में अपना पैसा जो है वो डाल रहा है तो वापस भर रहा है तो फोरक्लोज कर रहा है अकाउंट तो, या फिर उसको फ्यूचर में हेल्प मिलनी चाहिए। पता है कई बार आपको ये पता है, अगर आप वक्त से पहले भी लोन क्लोज कर देते हो ना आपका सिबिल खराब हो जाता है, शायद किसी को पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो, राइट। ये चीज भी है। बट अब RBI ने 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2025 से 26 यानी कि नेक्स्ट ईयर, इससे एक नई पॉलिसी लागू करने का डिसीजन लिया है, जिसमें बैंक्स और सिलेक्टेड NBFC अब फ्लोटिंग रेट लोन्स पर प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगा सकती। ये रूल इंडिविजुअल्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लोन्स पर अप्लाई होगा, चाहे लोन पर्सनल हो या बिजनेस रिलेटेड। अगर फ्लोटिंग रेट है तो नो फोरक्लोजर पेनाल्टी। फ्लोटिंग रेट समझते हो ना, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फ्लोटिंग चेंज होता रहता है, उसमें समझ नहीं गया है आपको, बस क्लियर ये वाली बात। इसमें कुछ समझने की जरूरत है नहीं, लिखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ ध्यान में रखना है कि अब से भैया फोरक्लोजर का चार्ज जो है वो नहीं लेगी बैंक, समझे आप। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। हेलो, तो व्हाट इज प्री पेमेंट और फोरक्लोजर, तो ये भी क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि क्या है भैया ये प्री पेमेंट मैकेनिज्म। पहले वक्त से पहले पेमेंट कर दो। देखो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपको जरूरी है, चीजें लिख लो चलो। एक लिखो प्री पेमेंट, एक लिखो पार्ट प्री पेमेंट और एक लिखो फोरक्लोजर। मतलब ये प्री पेमेंट मैकेनिज्म होते हैं बैंक के, 3 मैकेनिज्म लिख लो आप, इस तरीके से बना सकते हो आप। ये देखो आप, देखो आपने ऊपर जो है वो लिख लिया, यहां पर जो है लिख लो प्री पेमेंट मैकेनिज्म, ये जो यहां पर लिखा हुआ है। फिर यहां पर एक एरो बनाओ, यहां पर जो है वो लिख लो आप क्या लिखो, पहला वाला पॉइंट पार्ट प्री पेमेंट, प्री पेमेंट लिखो यहां पर प्री पेमेंट, ये पहला वाला प्री पेमेंट।
फिर यहां पर लिखो जो आप पार्ट प्री पेमेंट, पार्ट प्री पेमेंट, और थर्ड में जो आप लिखो फोर क्लोजर, फोर क्लोजर, थर्ड में आप लिखो फोर क्लोजर। अब देखो इसके नीचे ये चीज एक्सप्लेन कर लो। पहला प्री पेमेंट, तो लोन की शेड्यूल ड्यूरेशन से पहले पैसा चुकाना, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी ईएमआई 2 तारीख को है तो आपने उससे पहले ही जो है वो पैसा चुका दिया, तो दैट इज प्री पेमेंट, प्री पेमेंट, पेमेंट पहले कर दिया आपने। पार्ट प्री पेमेंट यानी कि ईएमआई के अलावा कुछ लमसम अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ईएमआई जो है वो आ रही है 50,000 रुपए, ठीक है। अब आपके पास कहीं से 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा है, तो आपने क्या किया, 50,000 रुपए तो जमा किए प्लस 1 लाख रुपए और डाल दिए, तो पार्ट प्री पेमेंट इसको बोलते हैं कि ईएमआई प्लस एक्स्ट्रा लमसम अमाउंट। अब फोर क्लोजर मतलब नाम से क्लोज, पूरा लोन जो है वो रीपेमेंट एक साथ जो है वो आपने पैसा देकर क्लोज कर दिया। तो ये बेसिकली प्री पेमेंट के कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जो आपको बस पता होने चाहिए, दैट्स इट। क्या है इसमें, और कुछ भी नहीं है, फर्जी सी चीज है। तो नॉर्मली बैंक आपसे प्री पेमेंट या फोर क्लोजर पर पेनाल्टी चार्ज करती है, पर अब आरबीआई ने इसे हटा दिया है, और क्यों हटाया है तो उसकी वजह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, अभी मैंने आपको बताया ना। सामने वाला व्यक्ति आया बैंक में पैसा देने, बैंक बोल रही नहीं पैसा काटेंगे, बोलेगा हटा, एक तो साला भलाई कर रहे हैं, तुम्हारा पैसा वापस कर रहे हो और तुम हमसे पैसा काट रहे हो। वो गया, उसने किसी और को पैसे दिए, डूब गया उसका पैसा। अब बैंक वाले फोन लगा रहे हैं, तो व्यक्ति बोल रहा है जब आया था पैसे देने तब लिए नहीं तुमने, है अब नहीं मिलेगा कुछ पैसा, हटा वो फोन। तो किसका नुकसान है इसमें, बैंक का नुकसान है। जब आरबीआई को पता लगा अच्छा हाँ यार ये तो ऐसा नुकसान हो रहा है, क्योंकि भाई व्यक्ति जो होता है वो जानबूझकर डिफॉल्ट नहीं करता, हो जाती है उसके साथ हरकतें। अब बेचारे के पास कहीं से लमसम पैसा आया, उसने बैंक को देने की कोशिश करी, बैंक ने बोला कि नहीं ये पैसा लोन क्लोज करोगे तो पैसे काटेंगे तुम्हारे, तो बोलेगा हटा, अलग नहीं दे रहे तेरे को, चल। जब आ रहा था पैसा तो ले लेना चाहिए। तो आरबीआई को ये पता लगा, तो आरबीआई ने बोला कि नहीं भाई ये गलती हो रही है, इसको सुधारो। तो नो प्री पेमेंट पेनाल्टी फ्लोटिंग रेट लोन्स पे हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। बस इतनी सी चीज थी और कुछ नहीं है इसके अंदर भाई, और ये सब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बैंक वैंक की तैयारी नहीं कर रहे हो आप लोग, है ना, कितना डिटेल में जो है वो ये चीज जो है वो पढ़ो आप। अपर लिमिट क्या है क्या नहीं है, 50 लाख तक के लोन पर कोई इंस्टीट्यूशनल चार्ज नहीं लगा सकता, इवन इफ दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द मेन रूल, है ना। लोन कॉन्ट्रैक्ट्स में प्री पेमेंट क्लॉजेस क्लियरली डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होगा आपसे, कि किसी को लोन दो तो उसको बताओ कि भाई इतने महीने तक आपको लोन चलाना होगा। कई बार तो मेरे पास फोन आता है, बोलते हैं कि सर लोन ले लीजिए 5 लाख रुपए का, आपको बिल्कुल लोन जो है वो मिल रहा है। मैं बोलता हूँ जरूरत नहीं है, बोलते सर ले लीजिए सिविल अच्छी होगी। तो मैंने कहा इंटरेस्ट नहीं दूंगा, बता रहे नहीं सर सिर्फ एक काम करिए 6 महीने तक चला लीजिए और फिर बंद करा दीजिएगा। तो मैंने कहा साले वो 6 महीने में जितना पैसा फालतू में दूं मैं इंटरेस्ट, और मेरे को यूज ही नहीं है पैसे का। तो सर सिविल अच्छा होगा, सिविल अच्छा होगा, क्या करूंगा सिविल का मैं, अरे सिविल अच्छा होगा के चक्कर में लूट लिया मेरे को, हुआ है मेरे साथ क्योंकि ऐसा वो बिजनेस में होता रहता है भाई, क्या करें अब। उस समय हालांकि मेरे लिए मुझे जरूरत थी तब मैंने लिया था, फिर बहुत समय तक बैंक वाले मेरे पीछे आए थे। ठीक है, आरबीआई के सुपरवाइजरी रिव्यू में ये देखा, हाँ ये चीज समझना जरूरी है आपको, ये क्यों किया आरबीआई ने। तो देखो सुपरवाइजरी रिव्यू तो क्या दिखता है कि अलग अलग लेंडर्स प्री पेमेंट चार्ज को लेकर इनकंसिस्टेंट और अनफेयर प्रैक्टिस जो है वो फॉलो कर रहे थे। बोरोवर्स को बेटर टर्म्स के लिए लेंडर चेंज करने से रोका जा रहा था, राइट। लीगल डिस्प्यूट्स बढ़ने लगे, एमएसएमई को अफोर्डेबल क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आरबीआई ने इंटरवीन किया और एक यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट बोरोवर फ्रेंडली इकोसिस्टम बना दिया। बस दैट्स इट। तो इससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगी, फेयर कंपटीशन होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, लोग और लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, है ना। पॉलिसी हार्मोनाइजेशन होगा, सभी पॉलिसी एक जैसी रहेंगी, तो मेन गोल जो है वो सरकार का फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो है वो अचीव हो पाएगा। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। नेक्स्ट भैया, टीआरपी, कभी सुना है ये आपने टीआरपी शब्द, कहां सुना है। इस चैनल की टीआरपी बहुत तगड़ी है भैया, कपिल शर्मा शो की टीआरपी बहुत अच्छी जाती है, आईपीएल के समय पर टीआरपी बहुत हाई रहती है। व्हाट इज टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, ये लिखना जरूरी है और आपको समझना जरूरी है।
आपने शायद सुना हो टीआरपी के बारे में, आपके दोस्त यार आपसे टीआरपी के बारे में बोलते होंगे, बट उनको टीआरपी एग्जैक्टली है क्या पता ही नहीं है, जो आज आपको पता लग जाएगा। टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, लिख लीजिए, टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, ये लिखा हुआ है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, लिख लीजिए, टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। इसकी पूरी ये डेफिनेशन तो पहले लिख ही लेना आप, ये पूरी। सबसे पहले टीआरपी सिस्टम की बेसिक प्रॉब्लम क्या है वो आपको समझना जरूरी है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट एक ऐसी सिस्टम है जिसमें टीवी चैनल्स की व्यूअरशिप मेजर की जाती है, यानी कि टीवी ये वाला फलाना चैनल, ये वाला मतलब जैसे अलग अलग चैनल्स आते हैं ना, सोनी पे अलग अलग एपिसोड्स आते हैं, तो किस टाइम पर कौन सा चैनल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, व्यूअरशिप को मेजर करना। देखो लिखा है, इट इज अ क्रिटिकल मैट्रिक्स, महत्वपूर्ण मापदंड है जिससे कि एक टेलीविजन कंटेंट की पॉपुलैरिटी क्वांटिफाई की जाती, चेक की जाती कि वो टेलीविजन चैनल कितना पॉपुलर है। अब जितना पॉपुलर होगा, अब जो लोग ज्यादा देखेंगे, मतलब दैट मींस उसके आगे उसके बीच में एड्स जो लगाए जाते हैं, तो वो एड सबसे महंगे होते हैं, पता है आपको। जिस चैनल की ज्यादा डिमांड है उस वो चैनल वाले जो एड प्लेस करता है वो सबसे महंगे होते हैं एड्स, क्योंकि ज्यादा लोग उसको देख रहे होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, है ना। इसलिए आईपीएल पे आप जो है वो देखते हो जितने भी एड्स आते हैं ना, करोड़ों खर्च करके दिखाए जाते हैं। अब सिस्टम में काफी कमियां हैं, मैनिपुलेशन होता है, सिलेक्टिव सैम्पलिंग होती है, लो ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि आप जो टीआरपी सेट करते हो ना उसमें भी ये बताया जा रहा है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम बताई जा रही है कि इसमें गड़बड़ी है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, हम लोग को जो है वो देखने, इसलिए रिफॉर्म्स जो है वो लाने की बात की जा रही है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं ये लोग, हमें नहीं पता कि कितने लोग टीवी पे कौन सा, अब भाई टीवी इंटरनेट से तो कनेक्टेड नहीं है। इसमें पता क्या होता है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं, जब टीवी मैन्युफैक्चर होती है ना, टीवी की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, तब उसमें पर्टिकुलर कुछ एरियाज पे ये लोग जो है वो चेक करते हैं कि किस पर्टिकुलर टीवी में कौन सा चैनल किस समय पर ज्यादा देर तक चल रहा है, ये चीज चेक की जाती है, यानी कि सेलेक्टिव सैम्पलिंग होती है, इसके सैंपल जो होते हैं वो सेलेक्टिव कैलकुलेट किए जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी इसमें कुछ है ही नहीं। इसलिए इस सिस्टम में टीआरपी को मेजर करने के सिस्टम में कमी है कि पूरी कंट्री में कौन कौन सा चैनल देख रहा है टीवी पे, आप कैसे बता सकते हो जब तक वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए इसकी सैम्पलिंग में भी गड़बड़ी हम लोग को देखने को मिल रही, इसलिए इसमें सुधार लाने की अब ये लोग बात कर रहे हैं। अब टीआरपी स्कैम को भी स्कैम भी हो चुका है, एक्सपोज हुआ है कुछ समय पहले, टीआरपी स्कैम भी हम लोग को जो है वो देखने को मिला था, राइट, जिसमें कुछ चैनल्स ने रेटिंग बढ़ाने के लिए अनएथिकल तरीके यूज किए थे, राइट। एडवर्टाइजर्स मिसलीड जो है वो होते हैं इससे, राइट, व्यूअर्स को जो है वो बायस्ड कंटेंट जो है वो मिलता है, और पब्लिक डिस्क्लोजर जो है वो खराब हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो कुल मिला के आप समझे कि मतलब टीआरपी को जो बताया जा रहा था वो जानबूझकर किसी चैनल की टीआरपी जो है बढ़ा दी गई अनएथिकल तरीके से, है ना। इससे एडवर्टाइजर को नुकसान हुआ, जो व्यूअर्स है उनको नुकसान हो रहा है कि भाई उनके पसंद का एड उनको नहीं चाहिए, फिर भी उनको जो है वो दिखाया जा रहा है, राइट। तो ये टेलीविजन का वो है सीन। भाई इंटरनेट पे तो आपको ऑलरेडी पता है, आप यूट्यूब पर ये वीडियो जो है वो देख रहे हैं जैसे मेरा, अब आप जो चीज पसंद कर रहे हैं आपके सर्च के एल्गोरिदम के हिसाब से वो आपको दिखाई जा रही है, बट अबाउट टेलीविजन टीवी, टीवी में तो सिनेरियो डिफरेंट होता है ना। तो दिस इज द पॉइंट, ये टीवी के पर्सपेक्टिव से है, टेलीविजन के पर्सपेक्टिव से है। अब देखते हैं हम लोग कि इन लोगों ने क्या प्लानिंग जो है वो करने की कोशिश करी है। देखो, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक डिटेल रोड मैप प्रपोज किया। इन्हें बोला पैनल बेस्ड टीआरपी सिस्टम को ग्रेजुअली हटाकर हाइब्रिड सिस्टम लाया जाएगा, मतलब इसमें पैनल डेटा प्लस रिटर्न पाथ डेटा प्लस व्यूअरशिप डेटा, स्मार्ट टीवीज, डीटीएच, ओटीटीज, इनसे जो है वो लाया जाएगा। मतलब ये लोग जो है देखो, इसमें एक एक करके हम लोग जो है वो चीजें देखें तो वो ज्यादा आपको अच्छे से जो है वो समझ में आएगी। देखना, बात को समझिएगा। सबसे पहली चीज तो ये लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। लो इसको स्टार्टिंग से जो है वो शुरू करते हैं हम लोग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पहली चीज लिख लिया।
ड्राफ्ट आपके लिए काम का नहीं होता, ठीक है। ये जो गाइडलाइंस है ये ड्राफ्ट आपके लिए काम की नहीं, बट आपको चीजों को थोड़ा सा समझना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ। तो ये ड्राफ्ट यानी कि मसौदा भाई, क्योंकि ये अप्रूव नहीं हुआ ये इसलिए आएगा नहीं, तो इन्होंने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है जिसके थ्रू ये चाह रहे हैं कि भाई टीआरपी सिस्टम जो है उसमें सुधार आए, है ना। पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बार की मोनोपोली जो है वो खत्म करनी है। ये क्या चीज है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा, इसकी मोनोपोली खत्म करनी है, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, क्योंकि इसी ने ही जो है वो अति मचा के रखी हुई है। और डिजिटल और मोबाइल व्यूअरशिप ट्रेंड जो है वो शामिल करना है, जैसे एल्गोरिदम वाला जो मैं आपको समझा रहा था। ये लोग क्या करते हैं कि अपने ही खुद के सैंपल्स निकाल देते हैं और उसके थ्रू ट्रैक कर लेते हैं और अपना खुद का डेटा बता रहा है। अब आप सोचो, आपके हाथ में कंट्रोल है कि कौन सा सैंपल लेना है, किस जगह का लेना है, किसका नहीं लेना, तो वो तो चीजें खराब है ना, आपके पास ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। एटलीस्ट इंटरनेट में ये चीज होती है कि आप अगर सर्च करो कि भाई आपको जो है वो रेंज रोवर चाहिए, तो आपको रेंज रोवर के एड्स दिखने लगेंगे। आप करके देख लेना खुद, और आपने किया होगा ये। आप कोई भी चीज सर्च करो, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी आपको पढ़नी है, आप देखना आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी के बुक्स हुए, कोर्सेज हुए, ये सब दिखना शुरू हो जाएंगे। होता है ऐसा, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एल्गोरिदम सेट हो, तो ये वही चीज करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं, समझे आप। और टीआरपी क्या है, मैंने आपको बताया कि एक ऐसा मेजर है, मेट्रिक्स है, जिसका उपयोग ये लोग करते हैं कि कौन लोग कौन सा एपिसोड जो है वो देख रहा है। इसके अंदर टीआरपी डेटा को जब देखा जाता है तो उसके तहत एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू चेक किया जाता है कि पैसा जो है वो कितना चार्ज करेंगे ये एपिसोड वाले, राइट, एडवर्टाइजर्स से। तो ये कहानी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है टीआरपी मॉडल के अंदर। और बार कोड की अगर बात करें, अभी एक पुराने मित्र डीएसपी का जो है वो कॉल आया था। अच्छा लगता है कभी भी लोग एकदम याद करते हैं, तो वो यहीं से निकल रहे थे तो उनका वो आया। चलो एनीवेज, तो मैंने आपको क्या बताया, बहुत सिंपल सी चीज, इन लोग जो है वो चेक करते हैं कि टेलीविजन के अंदर कौन सा कंटेंट जो है वो दिखाया जा रहा है किस पर्टिकुलर टाइम पे, उस अकॉर्डिंग व्यूअरशिप ज्यादा रहती है, तो वो देख लेते हैं यार इस पर्टिकुलर टाइम पर व्यूअरशिप जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ये वो करो, क्या बोलते हैं, इतना ज्यादा पैसा चार्ज करो, क्योंकि जितने व्यूअर्स उतना पैसा, वो सिनेरियो। तो अब इसको ये डिजिटल के साथ जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बार्क ने इसके ऊपर अपनी मोनोपोली जो है वो जमा के रखी हुई थी, क्योंकि पूरा ऑपरेशन जो है वो बार्क जो है वो संभालता था, है ना। तो बस ये चीज है, इसमें कुछ ज्यादा जो है वो है नहीं। ये ऑथराइज्ड एजेंसी है बीएआरसी, हम लोग को देखने को मिलती है इसकी, जो ये पूरी टीआरपी वगैरह जो है वो देखती है, बट उससे इसके अंदर हम लोग को टीआरपी स्कैम जो है वो देखने को मिला। तो अब ये बोल रहे हैं कि इसको और बेटर तरीके से जो है वो किया जाएगा और अच्छे मॉडल्स पर जो है वो ये लोग काम करेंगे। दैट्स इट। फेयर कंपटीशन जो है वो होना चाहिए, है ना, कंज्यूमर सेंट्रिक इकोसिस्टम होना चाहिए भाई, जो कंज्यूमर जिसको आवश्यकता है जिस प्रकार के एड्स की, वो दिखाया जाए ना, जो चीज अच्छी है अपने पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो वैसे ही कुछ करने पर ये अभी टारगेट करा, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ड्राफ्ट है ना, मसौदा है, उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस क्या है भैया, ये गाइडलाइन आइए समझते हैं। अच्छा, ड्राइवर्स का ही है, ओके। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन लिख लेना। इस गाइडलाइन के तहत कहा जा रहा है कि ड्राइवर जो है अगर अपनी खुद की गाड़ी जो है वो चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उनको मिनिमम 60% जो है वो किराया मिलना चाहिए, राइट। ड्राइवर की अगर खुद की गाड़ी है तो मिनिमम 60% किराया जो है वो होना चाहिए। 60%, 80% नहीं, 60% हम लोग को जो है वो देख, अच्छा 80% होना चाहिए, नॉट 60%, ठीक है, 80%, ये लिख लेना, मिनिमम 80% जो किराया जो होना चाहिए वो ड्राइवर को मिलना चाहिए, अगर ड्राइवर की खुद की गाड़ी, जैसे होता है ना कि ड्राइवर ओला उबर में हम लोग जो है वो देखते हैं कि ड्राइवर अटैच्ड है, तो बोल रहा है अगर ड्राइवर की खुद की गाड़ी है तो 80% ड्राइवर को मिलना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस मेंटेनेंस सब देखना पड़ता है ना। और एग्रीगेटर जो होते हैं वो चार्ज कर सकते हैं एज लो एज 50% बेस फेयर और एज हाई एज डबल द बेस फेयर। तो ये भी चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, ये इसमें आपको जो है वो समझ में आएगा स्टेटमेंट में। एग्रीगेटर मतलब समझ रहे हो, ये वो लोग ओला उबर ये कंपनीज ये चार्ज कर सकती हैं बेस फेयर का 50% और एज हाई एज डबल द बेस फेयर, यानी कि जितना बेस फेयर लगेगा, यानी कि एक एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने में जितना किराया लग रहा है, तो उससे डबल भी चार्ज कर सकती हैं कंपनीज, और या फिर उसका 50%। और ये जो है वो फिक्स किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, राइट। और पहली बार के लिए नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज की जाएगी राइड हेलिंग सर्विसेज के लिए। ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रैपिडो वगैरह जो होता है ना,
बाइक सर्विस के लिए भी, जो बाइक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके लिए ये कुछ याद आ रहा है? क्यूमिलो निम्बस क्लाउड्स के बारे में हमने जो है वो चर्चा करी थी। कहां पर, कब चर्चा करी थी हमने? कुछ याद आ रहा है इस टॉपिक के बारे में? हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। बादल फटने वाले टॉपिक याद करो। हिमाचल प्रदेश के क्लाउड बर्स्ट इवेंट को हमने डिस्कस किया था, तो क्यूमिलो निम्बस क्लाउड जो है वो डिस्कस किया था हमने, है ना? तो ये रोल क्लाउड्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। रोल क्लाउड जो है ये किसी भी तूफान या थंडरस्टॉर्म सिस्टम से या फनल क्लाउड से अटैच नहीं होता, ये डिटैच्ड होते हैं और इंडिपेंडेंटली हम लोग को रोल क्लाउड जो है वो देखने को मिलता है, राइट? तो ये तूफान वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ठीक है? अब ये वही वाला सिनेरियो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम अपने डिस्कस की तो याद करो, गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और फिर वो कंडेंस हो रही है, ठंडी होती जा रही है, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्लाउड्स है वो बनते जा रहे हैं। तो थर्मल इन्वर्जन ट्रैप जो होता है, कूल एयर बिलो वार्म एयर, ठंडी हवा जो होती है वो गर्म हवा के नीचे, तो ऑब्वियस ही बात है, ठंडी हवा डेंस करती है, नीचे की तरफ जाती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, राइट? ये चीज आप जानते ही होंगे, बहुत बेसिक साइंस है ये। तो रोल क्लाउड जो होते हैं वो पैरेलल हम लोग को देखने को मिलते हैं, लो लेवल विंड्स क्रिएट करते हैं। तो बस बहुत एक क्लाउड का एक फॉर्म ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, रोल क्लाउड्स 100 ऑफ किलोमीटर तक स्ट्रेच कर जाते हैं। मॉर्निंग के समय पे जो है वो नजर आएंगे, स्पेशली कोस्टल जोन्स में। ये थोड़े थोड़े हल्के हल्के से क्लाउड्स जो देखने को मिलते हैं ना हम लोग को, व्हाइट कलर के, तो ये रोल क्लाउड्स हम लोग को जो है वो नजर आते हैं। आईटी एक्ट से रिलेटेड ये टॉपिक है, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 इन रिप्लेसिंग द आईटी एक्ट 2000, तो उससे रिलेटेड टॉपिक है। ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो देने की। बस आज के लिए यही था गाइस, और ये हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करिएगा। चलिए मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।